है उसको हम देख रहे थे। तो कल हमने उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है क्यों लाया गया है, विधायिका का क्या मंशा थी, काहे का प्रोटेक्शन करना है, इन सब चीजों को उसमें कल की क्लास में हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे जो अध्याय एक सांविधिक प्रावधान जो है वो पहले हम देखते हैं कि किस रूप में है और क्या है ना। तो आज हम चालू करेंगे जो सांविधिक उपबंध है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित, तो वो देखेंगे। देखो, अधिनियम संख्यांक जो है वो 35 है 2019 का। इसमें मैं आपको पहले बताया कि अधिनियमन की तारीख जो है वो 9 अगस्त 2019 है, और यहाँ पे ये इसकी उद्देशिका दी हुई है। हर अधिनियम में आप देखोगे तो उद्देशिका दिखेगी। तो देखो, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम जो है वो अधिनियमित किया गया है। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में, ठीक है, 17th ईयर में इसको अधिनियमित किया गया है। अध्याय 1 जो है उसमें दो धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 जो है, ठीक है, अध्याय का नाम प्रारंभिक है। अध्याय धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होने के बारे में बताता है। तो यहाँ आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण भारत पर है ना। और ये जो है इस चीज को हटाया गया है कहाँ से, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर 31/10/2019 से जो ये चीज को है वो विलुप्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है, अब याद रखिएगा, संपूर्ण भारत पर है। अब लगभग सभी अधिनियम जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू हैं। अब उसके बाद हम देखें कि इसके खंड 3 में क्या बोलता है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, और विभिन्न राज्यों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और ऐसे उपबंध से इस अधिनियम के प्रारंभ होने के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के लागू होने के प्रति किया जाएगा। तो इस चीज को हम बाद में डिटेल में देखेंगे बहुत अच्छे से कि कौन कौन से जो भाग हैं वो कौन सी तारीख को लागू होंगे। खंड 4 में देखिएगा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो माल हैं और सेवाओं को लागू होने वाला ये अधिनियम है। ठीक, अब धारा 2 देखते हैं जो परिभाषाओं से संबंधित है। तो इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो जब भी विज्ञापन बोला जाएगा, एडवर्टीजमेंट के बारे में बोला जाएगा, ठीक है, तो 2(1) में विज्ञापन से कोई श्रव्य या दृश्य प्रचार, मतलब देखी जा सकने वाली और सुनी जा सकने वाली किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम्र, गैस, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम द्वारा किया गया कोई रूपण या उद्घोषणा, या जिसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि विज्ञापन शब्द जो है वो बहुत वृहद अर्थ रखता है, और इसके माध्यम से अगर आप सुने जाने वाले या प्रकाश, मतलब देखे जा सकने वाले किसी प्रकाश के माध्यम से, जैसे लाइट मार के, ठीक है, या फिर रेडियो या अन्य माध्यम से आप कोई प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो सभी विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अगला देखें 2 जो है, खंड 2 बोलता है समुचित प्रयोगशाला। तो समुचित प्रयोगशाला से कोई प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है। जो अब क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो ऐसे पूछे जा सकते हैं ना आपको कि विज्ञापन पे टिप्पणी लिखिए, समुचित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे करके। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है धारा 2 से। तो समुचित प्रयोगशाला में प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है जो का है केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं मान्यता प्राप्त है। तो केंद्र सरकार मार्गदर्शक सिद्धांत देती है और उसके बाद राज्य जो है वो क्या करती है कि मान्यता प्रदान करती है। तो ऐसे सभी प्रयोगशालाएं या संगठन
समुचित प्रयोगशाला समझी जाएंगी। तीसरा, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया जिसका केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी माल या अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए अनुरक्षण वित्त पोषण किया जाता है, यह सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसी सभी संस्थाएं, प्रयोगशालाएं जो हैं, संगठन जो हैं, वो आपके समुचित प्रयोगशालाओं की श्रेणी में आएंगे। अब हम देखें धारा मतलब जो 2-3 है उसके अंतर्गत कि शाखा कार्यालय, तो ऐसा कोई ऐसा स्थापन जो विरोधी पक्षकार द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किया गया है, या कोई ऐसा स्थापन जो वही क्रियाकलाप या सारता वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय के द्वारा किया जाता है, तो वो शाखा कार्यालय कहलाएगा। ठीक है। अब देखें 4 की केंद्रीय प्राधिकरण। तो केंद्रीय प्राधिकरण से क्या है, धारा 10 के अधीन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है। तो इसके बारे में मतलब जो डिटेल जानकारी है वो धारा 10 में दी जाएगी। उसके बाद देखें परिवादी। तो परिवादी कौन होगा, इसके बारे में बताया है कि कोई उपभोक्ता हो सकता है, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता या संगम, ठीक है, उनका जो संघ होगा, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण, एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है, यहां पे भी ये परिवादी समझे जाएंगे। और किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी, पहली चीज, या फिर उसका विधिक प्रतिनिधि भी परिवादी समझा जाएगा। तो यहां से अगर क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे हैं कि धारा 2(5) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन परिवादी समझा जाएगा। तो इनमें से कोई भी चीज दी जा सकती है। तो ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि संगम जो है स्वैच्छिक उपभोक्ताओं का संगम हो सकता है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्रीय प्राधिकरण भी हो सकता है, और एक से अधिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं जहां उनका समान हित होता है। और अगर मृत्यु हो जाती है तो विधिक उत्तराधिकारी भी परिवादी हो सकता है, या उसका मृतक के विधिक प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। और अप्राप्त वय उपभोक्ता की दशा में जहां उपभोक्ता बच्चा है, उसके माता पिता या विधिक संरक्षक, तो ये भी परिवादी की श्रेणी में आएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं 2(6) में, जहां पे परिवाद बताया गया है, से किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए लिखित में किया गया ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि, ठीक है। तो सीपीसी में भी पढ़े होंगे इन चीजों को आप। तो यहाँ पे देखिए कि किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कोई अनुचित संविदा या अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है, उसकी शिकायत करते हैं। उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में एक या एक से अधिक त्रुटियां हैं इस संदर्भ में, और उसके द्वारा भाड़े में ली गई या उपभोग की गई या भाड़े पर लिए जाने के लिए करार की गई या उपभोग की गई सेवाओं में कोई कमी है, उसके विषय में यथा स्थिति किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता ने परिवार में वर्णित माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत से अधिक कीमत ली है तो, है ना। तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई है, या ऐसे माल के अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर संप्रदर्शित की गई है, या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित कीमत सूची पर संप्रदर्शित की गई है, या पक्षकारों के बीच करार में पाई गई है। और ऐसा माल जिसका जनता को विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है, उपभोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है, और ऐसे माल की सुरक्षा से संबंधित मानकों के जिसका तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है, या उल्लंघन में, जहां व्यापारी यह जानता है कि इस प्रकार प्रस्ताव किए गए माल जनता के लिए असुरक्षित हैं, जैसे खराब क्वालिटी के माल हैं, या उससे आपको स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इन सब चीजें सुरक्षित हैं, तो जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके बाद देखें कि
ऐसी सेवाएं जो उनके उपयोग किए जाने पर जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय हैं या जिनका परिसंकटमय होना संभाव्य है। ठीक है, ऐसी संभावना है कि वो परिसंकटमय हो सकती हैं, का उस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है जो किसी सेवा प्रदान करता है तथा जो यह जानता है कि वह जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। यथास्थिति उत्पाद विनिर्माता, विनिर्माण करने वाला, उत्पाद का विक्रेता, उत्पाद का सेवा प्रदाता के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्यवाही के लिए कोई दावा किया जाता है। तो ये सभी क्या होंगे, परिवाद समझे जाएंगे। अब दो सात में देखें। ठीक है, दो सात में क्या बताया है, उपभोक्ता की परिभाषा दी हुई है जिसको आप बहुत अच्छे से समझें कि इस अधिनियम को समझने से पहले कि उपभोक्ता कौन होता है, इन चीजों को आपको देखना होगा। तो दो सात के अंतर्गत उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो, पहला, किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागता संदाय किया गया है या भागता वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है। तो क्रय करने वाला, और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागता संदाय किया गया है या भागता वचन दिया गया है या स्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है और माल का कोई प्रयोग करता भी है, जब ऐसे प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो कि आपने पैसा दे दिया है, पैसा देने वाले हो या पैसा बाद में देने वाले हो, और आप उस माल का क्रय करते हो या उसका उपभोग करते हो, तो ये सभी सभी जो हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। परंतु जो ऐसे माल का पुनः विक्रय, ठीक, या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है या किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागता संदाय किया जाता है और भागता वचन दिया जाता है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है। तो भाड़े पर लेना भी, भाड़े पर लेने वाला भी उपभोक्ता होगा और उनका उपभोग करता है, और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है और वचन दिया गया है और भागता संदाय किया गया है और भागता वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है, ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी जिसका हित हो, जब ऐसी सेवाओं का उपभोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है कि संदाय कोई और करता है और उपभोग जो है वो कोई, या उपयोग जो है वो कोई दूसरा करता है। अब स्पष्टीकरण देखें कि इस खंड के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक प्रयोजन पद के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा क्रय और उपभोग किए गए माल सम्मिलित नहीं है जिनका उसके द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से जीविका अर्जन करने के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से उपयोग किया जाता है। ख देखें कि किन्हीं मालों का क्रय और किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर लेना या उनका उपयोग करना पदों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधनों या टेली शॉपिंग या सीधे विक्रय या बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन संव्यवहार सम्मिलित है। तो ये इस कोटि में आता है। अब हम देखें 2.8 में कि उपभोक्ता विवाद क्या है। तो उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट विवाद के अभिकथनों से इनकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता विवाद मतलब वो बिंदु जिस पे विवाद है। जैसे आपने बोला कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, और सामने वाला जो है ना, आपने परिवाद किया तो आपने बोला कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि उस पे आपत्ति करता है या इनकार करता है कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसे करके, तो यहाँ पे जो होगा ये उपभोक्ता विवाद होगा। अब हम देखें 2.9 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों से निम्नलिखित उपभोक्ता अधिकार के बारे में है। तो ऐसे मालों, उत्पादों या सेवाओं को जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय हैं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार। तो ये अधिकार आपको होगा कि आपको उनके विरुद्ध संरक्षण मिले। ठीक है, इसके आगे का 9,
तो आज यहीं तक देखते हैं कि बीच का जो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें देखी आज हमने।